आज खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत 21 करोड़ रुपए से निर्मित 5 मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण और 26 करोड़ रुपए की लागत से 3 ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके लिए ससम्मान अनुरोध करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए कि बटन दबाकर लोकार्पण शिलान्यास की इस बेला को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारी कुल परियोजनाएं 8 और 46 करोड़ 51,35,000 रुपए की कुल लागत। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और अब वो पल, वो क्षण हमारे लाभार्थियों के लिए पुरस्कार वितरण का सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे सभी लाभार्थियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम महिला मंगल दल हमारे जनपद संत कबीर नगर से सुमन कुमारी और राधिका, विकासखंड सांथा, ग्राम पंचायत पसाई से खेल आयोजन, वृक्षारोपण, रक्तदान के कार्य हेतु आपको सम्मानित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की इस प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का चेक देकर एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। इसके पश्चात जनपद फिरोजाबाद से हमारे बीच में शिवानी चंदेल और अंजलि चंदेल, अकबरपुर सराय ग्राम पंचायत से आपको वृक्षारोपण, रक्तदान और जन जागरूकता के कार्य हेतु सम्मानित किया जाता है। तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत सभी लाभार्थियों का। जनपद बिजनौर से बसेड़ा खुर्द से हमारे बीच में दामिनी, वृक्षारोपण, स्वच्छता और नशा मुक्ति कार्यों हेतु आपको सम्मानित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए का चेक देकर एक बार जोरदार तालियां। और यूथ अवार्ड हेतु हमारे बीच में चयनित प्रतिभागी सर्वप्रथम जनपद हरदोई से श्री अभिनीत कुमार मौर्य, पर्वतारोहण में विशिष्ट प्रदर्शन हेतु आपको सम्मानित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपए का इस चेक को प्रदान करके जोरदार तालियां। शाहजहांपुर जनपद से कुमारी महिका खन्ना, लॉन टेनिस खेल में विशिष्ट प्रदर्शन हेतु एक बार जोरदार तालियां। गोरखपुर जनपद से श्री प्रवण द्विवेदी, बाल श्रम निषेध, रक्तदान एवं जनता लाइब्रेरी का संचालन करने हेतु आपको सम्मानित किया जाता है। और सभी लाभार्थियों को 50,000 रुपए की चेक, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा और प्रमाण पत्र देकर। इसके पश्चात गाजियाबाद जनपद से शिखा सहलोत, क्रिकेट में विशिष्ट प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम हेतु सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के लिए। जनपद मऊ से श्री अभिषेक पांडे, अभिषेक पांडे जी हमारे बीच में आपको रक्तदान एवं जागरूकता कार्य हेतु सम्मानित किया जाता है। जनपद मऊ से जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जी हाँ, अपने आप में विलक्षण प्रतिभाएं जिनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है अद्भुत अनोखे कार्यों हेतु, ये हैं हमारे श्री अभिषेक पांडे जी, जनपद मऊ से। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जनपद गोरखपुर से सचिन गौरी वर्मा, आपको डिजिटल साक्षरता, लाइब्रेरी संचालन, रक्तदान एवं जागरूकता हेतु सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां में सभी लाभार्थियों के लिए। गोरखपुर से सचिन गौरी वर्मा जी। और इसके पश्चात जनपद बरेली से संजना सिंह, आपको स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान हेतु कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तालियों के माध्यम से स्वागत हमारे सभी प्रतिभाओं का। जनपद गोरखपुर से हमारे बीच में मार्तंड राम त्रिपाठी, आपको स्वास्थ्य जागरूकता, सांस्कृतिक विरासत से युवाओं को जोड़ने के कार्य हेतु सम्मानित किया जाता है। जनपद गोरखपुर से मार्तंड राम त्रिपाठी। सभी लाभार्थियों बधाई देते हुए जनपद गाजियाबाद से सुश्री साक्षी झा, आपको प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन करने हेतु सम्मानित किया जाता है। मेरठ से, जनपद मेरठ से श्री धनपद राय टंडन, आपको जल संरक्षण हेतु
सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां सभी प्रतिभाओं के लिए। और इसके पश्चात युवक मंगल दल, जिसमें कि तृतीय स्थान इंद्रजीत लोधी और आशीष हमारी जनपद शाहजहांपुर से, भावलखेड़ा विकासखंड से, चौधेरा ग्राम पंचायत से स्वच्छता नशा मुक्ति जल संरक्षण हेतु सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। इसके पश्चात जनपद बिजनौर से घनश्याम सिंह, खेल नशा मुक्ति और ऊर्जा का प्रचार प्रसार करने हेतु आपको सम्मानित किया जाता है। शहरपुर गुलाल ग्राम पंचायत, नूरपुर विकासखंड से। इसके पश्चात संत कबीर नगर जनपद से हमारे बीच में जनाब रिजवान मुनीर, आपको जन जागरूकता नशा मुक्ति अभियान वृक्षारोपण जैविक खेती हेतु सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी प्रतिभाओं के लिए। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और अब आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसके पश्चात जन जन की कठिनाइयों और परेशानियों को अपने कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन, अथक परिश्रम, लगन से उसका निवारण करने वाले और साथ ही साथ विश्व के मानचित्र में हमारे उत्तर प्रदेश का गौरव चंद यादव जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा कटकवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, ओपी श्रीवास्तव जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सुहास एलवाई जी, आज के इस युवा महोत्सव कार्यक्रम और राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और अन्य विभिन्न सामाजिक संगठनों के हमारे युवा साथियों, बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस की ओर से वैश्विक मंच पर भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा को मजबूती के साथ रखने वाले भारत के उस युवा सन्यासी को, जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दिलाई थी, स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी युवाओं का आज के इस युवा दिवस के अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति जानता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक भारत की सनातन संस्कृति को, उसकी आध्यात्मिक चेतना को और वैश्विक मंच पर अपनी बौद्धिक प्रतिभा से परिचित कराने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। यही कारण है कि उनकी जयंती के कार्यक्रम को पूरा देश युवा उत्सव के रूप में आयोजित करता है। स्वामी विवेकानंद जी की वह प्रेरणा जो प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वह एक शाश्वत प्रेरणा है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हम सभी का मार्गदर्शन भी करती है। एक ओर जहां हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज
जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती है। जीजाबाई मां साहिब यह छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके संस्कारों से पले बढ़े और जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना उस कालखंड में की थी, ऐसे राष्ट्र नायक को गढ़ने वाली, ऐसे राष्ट्र नायकों को आगे बढ़ाने वाली जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती पर मैं उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करता हूं। युवा साथियों, जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद उस भारत का प्रतिनिधित्व करते थे जो भारत उस समय अपनी सुप्त चेतना के कारण आत्मबोध लगभग खो सा चुका था। गुलामी क्या होती है यह दंश अगर देखना हो तो आत्मबोध खो चुका उस समय के उस भारत के बारे में हम जान सकते हैं कि जब मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता आकर के भारत को गुलाम बनाने में सफल हो गए। भारत चंद लोगों के द्वारा लूटा जा रहा था। यहां की सभ्यता, यहां की संस्कृति, यहां की परंपरा को अपमानित किया जा रहा था। उस कालखंड में सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए, भारत को भारतीयता के आत्मबोध से जागरूक करने के लिए जिस युवा सन्यासी ने उस कालखंड में एक महती भूमिका का निर्वहन किया था, वह नाम है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा के बारे में जब हम लोग अवलोकन करते हैं, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की ये यात्रा एक साधक से एक युग परिवर्तक की यात्रा है। यानी अगर हमारे मन में बदलाव की इच्छा शक्ति हो, सत्संकल्प हो, तो हम उस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। लीक से हट करके चलने की वह प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ा सकती है। और उन्होंने अपने जीवन का मंत्र भी बनाया था, भारत के कठोपनिषद के उस मंत्र को, जिस मंत्र ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, यानी उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यानी हर भारतीय के लिए और खास तौर पर युवाओं के लिए यह मंत्र एक नई प्रेरणा बनी थी। उनका स्पष्ट संदेश था, लक्ष्य पर एकाग्रता, संकल्प पर दृढ़ता और कर्म में निरंतरता। यह जब तक नहीं होगी तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता प्राप्त होने के लिए ये तीनों आवश्यक है कि लक्ष्य के प्रति हमारी एकाग्रता हो, संकल्प में उतनी ही दृढ़ता हो और कर्म में हमारी निरंतरता भी होनी चाहिए। अक्सर होता है कि मंजिल नजदीक आने पर व्यक्ति या तो लापरवाही करता है, आलस करता है, या फिर ये छोड़ लेता है कि अरे भाई मैं तो नहीं सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब उसके मन में तीनों भाव रहते हैं तो उसको सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये स्वामी विवेकानंद की यही प्रेरणा रही है।
गुलामी के कालखंड में जब भारत अपने उस आत्मबोध से विमुख हो चुका था, विस्मृति के उस कालखंड में जी रहा था, तब शिकागो की उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया था कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। यानी हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है, उसका संरक्षण दिया है, उसके संवर्धन में अपना योगदान दिया है, और उस परंपरा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। यानी मैं इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं, और इसलिए भारत ये कर पाया है क्योंकि भारत में हर हिंदू का ये संस्कार होता है कि वह इसको अपने जीवन का मंत्र बनाए। यह राष्ट्र को ऊर्जा से भर देने वाला स्वामी विवेकानंद का एक उद्घोष या एक सिंह नाद की तरह ही गर्जना थी। उनका अटल विश्वास था भारत अपने आत्मगौरव, युवा शक्ति और आध्यात्मिक चेतना के बल पर एक दिन फिर से विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। जो स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था, आज बहनों और भाइयों हम सब उसको अपनी आंखों से मूर्त रूप लेते हुए देख रहे हैं। याद करिए ना, ये देश जब आजाद हुआ था 1947 में, उस समय देश की आजादी के साथ ही एक दिन पहले देश का दर्दनाक विभाजन और उसके विभाजन के फलस्वरूप लाखों की संख्या में कत्लेआम ये हर भारतीय को आहत कर रहा था। देश आजाद हो रहा है, इसका जश्न हर भारतीय नहीं मना पाया था। लेकिन देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत, हर भारतीय अपने आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ रहा था। और जुड़ाव उसका आत्मिक भी था, वह अंतःकरण से भी था, और उसने प्रत्यक्ष उस समारोह में सहभागी बनकर के, जो समारोह में भाग नहीं ले सकता था, उसने हर घर तिरंगा के माध्यम से उस आयोजन का हिस्सा बनकर के इस आयोजन में वह आगे बढ़ा था। और आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतीयों को उस समय एक विजन दिया था, 2022 में एक विजन दिया था विकसित भारत का। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, यानी 100 वर्ष जब आजादी के पूरे हो रहे होंगे, तब हमें कैसा भारत चाहिए? ये भारत वही, याद करिए ना, 11 वर्ष में प्रयास हुआ तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जिस भारत की कोई सुनता नहीं था, आज भारत के बगैर दुनिया का काम चलेगा नहीं। ये है हमारी नई ताकत, यही है भारत की सामर्थ्य। अब जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। आपने देखा होगा अभी दुनिया के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, इसमें से हर देश की ओर से आवाज आ रही है कि मोदी जी आप कुछ करिए, मोदी जी आप कुछ करिए।
ये भारत की सामर्थ्य के प्रति दुनिया का विश्वास है और उस विश्वास के प्रतीक आप सब हैं। भारत का ये युवा शक्ति है और इसीलिए इस युवा शक्ति से हम सबको विकसित भारत 2047 के लिए यानी 2047 के इस अभियान के साथ जुड़ने का हमारा एक नया आह्वान होगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर मैं देख रहा था कि इस अवसर पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ पुरस्कार भी से भी सम्मान यहां पे सम्मानित किया गया। देखिए, मैं आज प्रदेश भर में जितने भी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हैं उनसे दो अपेक्षाएं करूंगा। एक, आपको स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाई गई है। हमारा प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो। हमारा प्रयास है कि हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम बने और हमारा प्रयास है हर जिले में एक बड़ा स्टेडियम बने। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल भी इसमें प्रयास में हिस्सेदारी बने, वह भी इसमें सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। हमें इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। युवक मंगल दल को चाहिए कि जो स्पोर्ट्स किट मिली हुई है, वो स्पोर्ट्स किट से केवल उसके सदस्य ही नहीं बल्कि पूरी ग्राम पंचायत उस खेल का हिस्सा बने। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल कूद, न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिस्पर्धा, एक टीम आप अपनी गांव की बनाइए, अलग अलग गांवों की टीमें फिर न्याय पंचायत स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने, फिर जनपद स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने, फिर कमिश्नरी स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने और अंत में प्रदेश स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनेंगे। अच्छी टीमें हमारी खड़ी होंगी, हर स्तर की टीम, मनोरंजन भी होगा और नए युवाओं को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और जिसके बारे में बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे, उसके लिए उन्होंने खेल कूद की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, राज्य सरकार के द्वारा भी ग्रामीण लीग और विधायक खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारंभ की गई हैं। हर स्तर के लोग कर सकते हैं, अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। उस आयोजन के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। एक, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे, खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार का एक व्यवस्था लागू करेंगे तो गांव में ये टीम वर्क गांव के विकास में भी योगदान देने में बहुत बड़ी भूमिका का योगदान करेगा। युवा हमारा नशा से दूर होगा, नशा नाश का कारण है। उस नशे के खिलाफ अभियान चलाना होगा। इसी दौरान कोई नशे में लिप्त है, नशे के कारोबार में लिप्त है, गोपनीय सूचना दीजिए, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करवाइए, नशे के कारोबारियों को क्रैश करवाइए, उसके खिलाफ बड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है, क्योंकि नशा युवा पीढ़ी को और अंततः समाज और राष्ट्र को खोखला बना देता है। इसके खिलाफ उस अभियान को चलाने की आवश्यकता है। एक, खेल के माध्यम से ये काम, और दूसरा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल दूसरा जो काम करे वह करे जल संरक्षण का कार्य, और जल संरक्षण के साथ यानी हर गांव में कहीं चेक डैम बनाकर, कहीं पर अमृत सरोवर बनाकर, कहीं पर पुराने कुएं होंगे उनको जो पाड़ दिया गया था उनको फिर से उत्खनन करवा करके, उनका पुनरुद्धार करवा करके
इस कार्य के साथ जुड़े और आगे से हम लोग राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड उन्हीं को देंगे जो इस प्रतिस्पर्धा में खड़े उतरेंगे। यानी जल संरक्षण के साथ ही जो हमारी प्राचीन नदियां थी, पुरानी नदियां, देखना हर जनपद में कोई ना कोई पुरानी नदी है, उस नदी पर लोगों ने कब्जा कर लिया। कोई खेत जोत रहा है, कोई कब्जा करके उसमें अलग तरीके से कुछ पड़ चुकी हैं समय के अनुरूप। लेकिन अब जो नई स्कीम आई है, इस स्कीम का भी आप ग्राम पंचायत के साथ बैठ करके लाभ उठा सकते हैं। गांव के लोगों को श्रमदान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो नई स्कीम अभी प्रधानमंत्री जी ने दी है, विकसित भारत जी राम जी, इसके माध्यम से हर गांव में रोजगार का सृजन होना है। हम इसका भी पैसे का इस्तेमाल करके उस नदी को पुनरुद्धार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर बरसात के समय हमारा प्रयास होना चाहिए कि एक पेड़ मां के नाम। हर गांव का व्यक्ति, जितनी आबादी है, किसी परिवार में 10 लोग हैं, 10 पेड़ उस परिवार के हर सदस्य के द्वारा लगाई जानी चाहिए। याद करना, उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर वृक्षारोपण का सघन अभियान चलाया, विकास के भी कार्य कराए। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश देश के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 1 पर है, जिसने अपने यहां ग्रीन कवर को बढ़ाया है, यानी जिसमें हमारे यहां वन आच्छादन बढ़ा है। ये प्रयास करने से होता है। ये प्रकृति के प्रति भी और पर्यावरण के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी जवाबदेही का हिस्सा भी है। हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा। और मैं जितने भी हमारे अवार्डी हैं, इन सब से, ये व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत रूप से भी, जिन्हें आज यहां पर एक पुरस्कार दिया गया है, इनसे भी मैं कहूंगा, खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ गांव के अंदर टीम भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना। खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम, स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, इस पे कोई कब्जा न करने पाए, इसको आगे बढ़ाना, जल संरक्षण के बड़े अभियान के साथ जुड़ना और बाद में नदी पुनरुद्धार, कुओं का पुनरुद्धार करना। और इसके साथ ही हम वहां पे बृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े। इस बार भी हमने टारगेट तय किया है। इस बार बरसात में, अभी तो ये जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन जब जुलाई के प्रथम सप्ताह के से हमारा वन महोत्सव प्रारंभ होगा, 35 करोड़ वृक्षारोपण के एक बृहद लक्ष्य को हम ले रहे हैं। हर युवक मंगल दल भी अपनी ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम को जोड़ें। अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभी से तैयारी हो जाए। ये तैयारी आज से आप प्रारंभ करेंगे, उस समय पेड़ हम देंगे, कुछ पौध आप भी तैयार करवाइए, बाकी पेड़ हम भी देंगे। हर प्रकार की पौध हमारे पास है। खेत यानी इमारती लकड़ियों के भी हैं, फलदार के भी हैं, छायादार के भी हैं, औषधियों के भी हैं। इन सब को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा एक प्रयास होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि प्रयास करने से वह सब कुछ हो सकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से युवाओं के लिए अनेक स्कीम चल रही है। आप याद करिए ना, युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में जो प्रयास मिशन रोजगार का चला है, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है और महाभारत के रिश्ते वसूली करने के लिए भी नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। युवाओं के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। दूसरा, हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल बना करके प्रदेश के युवाओं को, सबसे अधिक युवा देश का यूपी में
स्केल था, उसकी स्किलिंग में उसको बदलना और स्किलिंग को फिर स्पीड के साथ जोड़ देना। जहां का है वहीं उसको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, उद्योग लगे हैं। याद करिए 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव तक जमीनी धरातल पर उतारे गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया है और इन दोनों को मिलाकर के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर ही रोजगार और नौकरी की गारंटी भी मिली है। ये प्रयास से होता है और उस प्रयास का ही हिस्सा है कि जिसको लागू किया गया हुआ तो है ही, साथ साथ हमने स्वतः रोजगार के लिए भी अनेक स्कीम चलाई है। याद करिए पीएम साहब ने पीएम स्टार्टअप और पीएम स्टैंड अप की स्कीम लागू की थी। अनेक योजनाएं लागू हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अपने युवाओं के लिए 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक 50 लाख युवाओं को उससे जोड़ा जा चुका है। युद्ध स्तर पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी सीएम युवा स्कीम के माध्यम से पहले चरण में 5 लाख रुपए, फिर इसके उपरांत हम लोगों ने अन्य स्कीम के माध्यम से गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से अधिक युवा इस योजना का लाभ ले चुके हैं। 1 लाख से अधिक युवा। हम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं और हम लोगों ने आज की नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सभी के साथ युवा भी जानकारी ले सके और इसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करके रोजगार का सृजन कर सके। इसके लिए हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में, सैमसंग के साथ में, अन्य तमाम उसके साथ में हम लोगों ने अपने साझेदारी करते हुए उस प्रकार के सेंटर भी यूपी के अंदर विकसित किए हैं और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होते हुए भी बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी के अंदर। तेजी के साथ हमने अपने युवाओं को काम देना प्रारंभ किया और टेक्नोलॉजी में उसको सक्षम बनाया तो परिणाम क्या है? देश का 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 60% यूपी के अंदर हो रहे हैं और लगातार हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज हम सब इस दिशा में कार्य करें। यूपी के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। ये केवल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहे हैं, टूरिज्म भी एक माध्यम है। पहले जब कानून व्यवस्था खराब थी तो कोई नहीं आता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है। अब तो यूपी में सब जगह चंगा है, हर व्यक्ति खुशहाल है, अपने कारोबार में लगा है, सुरक्षित माहौल में रह रहा है। अब चिंता काहे की? हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लिप्त है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक प्रयास है, उस प्रयास में सहभागी बनना और परिणाम क्या है? इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। आप सोचो, गत वर्ष महाकुंभ हुआ था, अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे देश और दुनिया से, 66 करोड़। और उत्तर प्रदेश में जहां पहले लाखों में भी लोग नहीं आते थे, अब 66-67 करोड़ लोग हमारे धर्म स्थलों में और हमारे
जो टूरिज्म के स्थल है वहां पे आकर के यात्रा करते हैं, यह भी नए रोजगार का सृजन, कोई गाइड के रूप में, कोई टैक्सी चालक के रूप में, कोई होटल के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई अलग अलग रूप में लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं। हमें इस दिशा में अपने युवाओं को इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के नए नए क्षेत्र के लिए हमें तैयार करना होगा। उसके स्केल को स्किलिंग के साथ बदलने की दिशा में नए प्रयास का हिस्सा बनाना पड़ेगा और इस दिशा में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और हम लोगों ने जो कहा कि आज जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं वो हमारे लिए एक नई चुनौती भी है। तकनीक आई है, लेकिन ये तकनीक हमारे सामने चुनौती भी प्रस्तुत करती है। उसके प्रति सतर्कता और सावधानी आज की आवश्यकता है। तकनीक और प्रगति के साथ नैतिकता भी, अनुशासन भी और सामाजिक संवेदनशीलता भी हमारे लिए आवश्यक है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास मजबूत कानून व्यवस्था की स्थिति है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश अब देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ ही एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। स्टार्टअप का एक बेहतरीन इकोसिस्टम भी आज यूपी के पास है और अब हमें अपने युवाओं को, जो वास्तव में देश के वास्तविक शिल्पकार हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए इन सब के साथ और मजबूती के साथ जोड़ने की दिशा में कार्य करना होगा। जो एक संकल्प स्वामी विवेकानंद जी का था, जो उनका एक संकल्प था कि भारत विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा, ये तभी हो पाएगा जब युवा शक्ति उस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और उस दिशा में हम सबके प्रयास एक नए भारत के निर्माण के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से युवा दिवस के अवसर पर जिन युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से भी यहाँ पे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उनको बधाई देता हूं। आज यहाँ पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उद्घाटन हुआ है, कई मिनी स्टेडियम और स्टेडियम का उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं, उन सभी जनपद के जनपद वासियों को, जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगली बार जब युवा महोत्सव हो तो युवा महोत्सव के अवसर पर हमारे पुरस्कार का जो भाग हो, पुरस्कार की जो कैटेगरी हो, वह इन दो श्रेणियों में, स्पोर्ट्स के लिए भी और पर्यावरण की दृष्टि से किए जाने वाले जल संरक्षण के लिए, और एक पेड़ मां के नाम पर कितना अच्छा काम हमने किया है। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और फिजिकली भी इसकी मॉनिटरिंग करवाएंगे। इस विश्वास के साथ हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। मैं आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।